हेलो फ्रेंड्स, यह खान सर की बुक है। बीपीएससी एईडीओ के लिए है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए। इसमें टोटल 60 सेट्स दिए गए हैं। 20 सामान्य भाषा के, 20 समान अध्ययन के और 20 समान योग्यता के हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। इसमें एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्न हैं। हम सामान्य अध्ययन से स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य अध्ययन का हमारा पहला प्रश्न है, सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टैंटालुम निम्नलिखित में क्या है। सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टैंटालुम निम्नलिखित में से क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धातु। ऑप्शन सी धातु। ऑप्शन सी धातु। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टैंटालुम एक दुर्लभ धातु है। एक दुर्लभ धातु है। यह एक ग्रे रंग की जंग रोधी धातु है। यह एक ग्रे रंग की जंग रोधी धातु है जो अत्यंत कठोर और लचीली होती है। अत्यंत कठोर और लचीली होती है। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कैपेसिटर और सेमी कंडक्टर बनाने में उपयोग की जाती है। यह मुख्य रूप से कैपेसिटर और सेमी कंडक्टर बनाने में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ से उद्योग विधि है और दूसरी तरफ उद्योग है जिससे जुड़ी हुई है। तो क्रैकिंग को हम मिलाएंगे पेट्रोलियम से। क्रैकिंग को मिलाएंगे पेट्रोलियम से। ए का दो ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा आंसर। वल्कनाइजेशन रबर डी का एक ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बी का 3 स्मेल्टिंग कॉपर उद्योग से। हाइड्रोजिनेशन खाद्य बसाएं से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग सभी का देखते हुए एक्सप्लेनेशन चलेंगे। क्रैकिंग पेट्रोलियम से, स्मॉल्टिंग कॉपर से, हाइड्रोजनेशन खाद्य बसाए से और वल्कनाइजेशन रबड़ से। वल्कनाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग रबड़ को मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है। वल्कनाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग रबड़ को मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है बेवर। ऑप्शन है बेवर। मध्य प्रदेश भारत में खेती के आदिम रूप के लिए बेवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसे दहिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थानांतरणशील कृषि है। इस खेती में जंगल की जमीन को साफ करके वनस्पति को जला दिया जाता है और साफ की गई जमीन पर फसलें उगाई जाती है। 4 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 31.16%। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ऑप्शन ए कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही। इसका नाम सुंदरी पेड़ से लिया गया। सही। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ये भी सही। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन का नाम सुंदरी पेड़ के नाम से ही पड़ा है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरवन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना डेल्टा है। यहाँ बंगाल के बाघों का बड़ी आबादी है। सुंदरवन को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है।
6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई। तो ऑप्शन है 1952 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन है 1952 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति का पहला संस्करण 1952 में लागू किया गया था। इसके बाद 1988 में इस नीति का दूसरा संस्करण लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम में पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना था। पहला संस्करण 1952 में और दूसरा संस्करण 1988 में। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। ऑप्शन ए आंसर है कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर लेकिन दक्षिण में विस्तृत होती है। यह रेखा दक्षिण भारत में तापमान के वितरण को दर्शाती है। जनवरी माह में भारत में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। जनवरी माह में भारत में तापमान किधर बढ़ता है? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों के भारत में उसके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? कह रहा निम्नलिखित नदियों के भारत में उसके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गंगा सिंधु गोदावरी कृष्णा। गंगा सिंधु गोदावरी कृष्णा। गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है। उसके बाद सिंधु नदी का आता है, फिर गोदावरी और अंत में कृष्णा का। इस आधार पर गंगा सिंधु गोदावरी कृष्णा सही क्रम है। गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है। नौ नंबर प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है किसका? तो ऑप्शन सी कोसी नदी का। ऑप्शन सी कोसी नदी का। ऑप्शन सी कोसी नदी का। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका उद्गम कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह नदी तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। यह नदी कहाँ बहती है? तिब्बत में, नेपाल में और भारत में बहती है। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। यह नदी तिब्बत में उत्पन्न होती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद बार बार बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। यह नदी तिब्बत में उत्पन्न होती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद बार बार बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है, जिससे राज्य में व्यापक तबाही होती है। कोसी नदी की धारा अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती है। कोसी नदी की धारा अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण यह विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है। वह अपना मार्ग बदलती रहती है, इसी का कारण यह विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है।
कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रांची का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सभी आच्छादित है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। कर्क रेखा भारत में कई पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कई पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यह मालवा पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश में है के मध्य भाग से गुजरती है। मालवा का पठार के मध्य भाग से गुजरती है, इसे महत्वपूर्ण रूप से आच्छादित करती है। साथ ही यह छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में से गुजरती है, और रांची शहर जो रांची पठार का हिस्सा है, कर्क रेखा के बहुत समीप स्थित है। अतः मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार जिसमें रांची पठार शामिल है, दोनों ही कर्क रेखा द्वारा पर्याप्त रूप से आच्छादित होते हैं। और जो रांची का पठार है उस सबसे समीप है, कर्क रेखा सबसे समीप से गुजरती है। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि विल्कन्स बानों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? विल्किंस बानों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे हम एक्सप्लेनेशन के साथ पहले देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में वर्णित है। कथन 4 भी सही है, क्योंकि न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने ही यह निर्णय दिया था। ऑप्शन 4 भी सही है, क्योंकि न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने ही यह निर्णय दिया था। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। पहला है कि विल्कन्स बानों ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी थी। विल्कन्स बानों ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी थी, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने विल्कन्स बानों को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया था, ये भी सही है। गुजरात सरकार से कितने के? तो 50 लाख रुपये की मुआवजा, और कब? 23 अप्रैल 2019 को। तीसरा ऑप्शन है कि 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया था, तो यही दोनों ने दिया था। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। 12 नंबर प्रश्न है हमारा। राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य परिवर्तनों को अधिमान्य दे सकता है कौन? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 भाग
भाग के सदस्य, यानी 1/4 भाग सदस्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में महाभियोग के प्रस्ताव जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। 1/4 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है तथा संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। तेरह नंबर प्रश्न, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? कह रहा उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं पंथ निरपेक्ष को, और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इन शब्दों ने भारत की नीतियों और सिद्धांतों को और अधिक स्पष्टता से परिभाषित करने का काम किया। समाजवादी वह शब्द नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करने के लक्ष्य को दर्शाता है। धर्मनिरपेक्ष यह शब्द सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को दर्शाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे। मूल रूप से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे, तो इन्हें याद रखिएगा। उद्देशिका में जोड़ा गया था कब? 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। निम्न कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है हमारा ए है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से निकाल लिए गए थे? DPSP। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो सबको पता होगा कि कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी बी का 4। ये ऑप्शन तो सही है, ये कट गया, ये 3 और ये दोनों खत्म हो गए। सॉरी, बी का 4, यानी बी का 4 पहले सही किया था हमने। ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक का 3 हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं?
एक का तीन, आयरलैंड के समावर्ती सूची से, आयरलैंड के समावर्ती सूची से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ संघ आ जाए तो कनाडा, यानी सी का दो। हाँ, सी का दो। ये नहीं, डी का दो, डी का दो। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक, ए का तीन, इन्हें एक बार मिटा दें। कितना छोटा रबड़ है। ए का तीन, बी का चार, डी का एक और सी का एक और डी का दो, डी का दो। फिर से एक बार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक शब्द आयरलैंड के समवर्ती सूची से। मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र है, ये भारत राज्यों का संघ है, ये हो जाएगा कनाडा से, ये हो जाएगा कनाडा से, भारत राज्यों का संघ कनाडा से। अब 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो रुड़की में, रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। केंद्रीय भवन अनुसंधान, जिसे CBRI कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य में रुड़की स्थान पर स्थित है। यह संस्थान भवन उद्योग में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु समर्पित है। 14 का देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के विषय में संबंध का समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अब भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। 16 नंबर प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन से आदर्श मूलक वचन है? आदर्श मूलक वचन है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रण करने के लिए और उपाय करने चाहिए। सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए, यह एक आदर्श मूलक वचन है क्योंकि यह समाज में सुधार और बेहतर बनने की दिशा में सुझाव देता है। ऐसे वचन आमतौर पर नैतिकता और विकास की दिशा निर्देशित करते हैं।
17 नंबर प्रश्न कि कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्थिक गतिविधियां भूमि के उपयोग के तरीके को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि कृषि के लिए अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह आर्थिक विकास के चलते परिवहन सुविधाओं का विस्तार भी भूमि उपयोग में बदलाव लाता है। अब 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। स्टुटगार्ट, जर्मनी में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हम लोग। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा कहा जाता है, 24 सितंबर 1861 से 13 अगस्त 1936 के तक भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। कहाँ की थी। भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सुविधा ख्यात है। यह झंडा आज के राष्ट्रीय ध्वज से अलग था, भिन्न था, जिसमें हरे, पीले और लाल रंग की धारियां थी और इसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये आज जो तिरंगा झंडा वैसा नहीं था, ये हरे, पीले और लाल रंग की धारियां वाली थी और इसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। डेट याद रखिएगा, 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में ये झंडा फहराया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया था। सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश भारतीय सरकार को स्वशासन प्राप्त करने के लिए। ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में और एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और इन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। बंगाल विभाजन के विरोध में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था। तो ऑप्शन डी, डोमिनियन स्टेट्स का। डोमिनियन स्टेट्स का।
द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को शिमला में अगस्त प्रस्ताव दिया। कब दिया था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को शिमला में लिनलिथगो ने। इसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा किया गया था। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना था। युद्ध के बाद क्या देना था? डोमिनियन स्टेट्स देना था। 21 नंबर प्रश्न, निम्न को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सभी को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो गांधी जी की भारत में वापसी लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यानी पहले लखनऊ, फिर चंपारण और गांधी जी की भारत वापसी 1915। यानी सबसे पहले ये तीनों एक साथ होंगे। और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? सबसे पहले हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, उसके बाद गांधी जी की भारत में वापसी 1915 में, फिर हो जाएगा लखनऊ समझौता 1916 में, और फिर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। लखनऊ समझौता हुआ 1916 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सहयोग किया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों के अधिकारों के लिए गांधी जी ने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। बाईस नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? तो ऑप्शन डी, इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट के खिलाफ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे 10 मार्च 1919 को पारित किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेजों की इन्हीं नीतियों के कारण गांधी जी ने अपना पहला बड़े पैमाने पर सत्याग्रह अभियान सहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का भारत में स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश 1915 में हुआ, जब वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। लेकिन उनकी सक्रिय भूमिका रॉलेट एक्ट के विरोध और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से शुरू हुई। तेईस नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1914 के बाद। ऑप्शन सी, 1914 के बाद। सॉरी, ऑप्शन है 1906 के बाद। 1906 के बाद, 1907 से आ गया था। 1906 के बाद, यहाँ पे 1907 नहीं दिया गया, 1906 के बाद।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? 1906 के बाद। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभाव 1906 के बाद बढ़ा। इस समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता प्रमुखता से सामने आए। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक आक्रामक और उग्रवादी तरीके अपनाते थे। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक आक्रामक और उग्रवादी तरीके अपनाते थे। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 से 1905 ईस्वी तक का। 1885 से 1905 ईस्वी तक के काल को शैशव काल की अवधि कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस का उदारवादी काल शैशव काल 1885 से 1905 तक की अवधि को कहा जाता है। इस समय कांग्रेस के नेता मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक तरीके से सुधारों की मांग कर रहे थे। उदारवादी चरण के दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये लोग अहिंसक तरीके से सुधार की मांग कर रहे थे। 25 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? तो कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वह 1856 से 1862 तक इस पद पर रहे और 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। उनके कार्यकाल में ही 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया।